नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एवरेस्ट कोचिंग अकबरपुर में। दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि एवरेस्ट कोचिंग की ऑफलाइन कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। बहुत से विद्यार्थी यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं छात्रों के डिमांड पर क्या हुआ कि यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको रिवीजन करने के लिए और तैयारी के और बेहतर प्रदान करने के लिए, उनकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उनकी मदद की जाए। इस कड़ी में मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा और आप सब इसका प्रोत्साहन करेंगे, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। दोस्तों ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। जैसे कि हम आज जो टॉपिक लेंगे वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हिंदी व्याकरण को ही देखा जाएगा। जैसे जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, यूपी का हो या अन्य हो, उसमें अगर लैंग्वेज के रूप में हिंदी है तो हिंदी में हिंदी व्याकरण का सबसे अधिक रोल होता है। आप जानते हैं कि हिंदी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे यूपीपी का ही एग्जाम्पल ले जाएँ जो कि तुरंत अभी एग्जाम आने वाला है, डेट निर्धारित है, तो उसमें आप देख रहे हैं 37 से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी व्याकरण से, हिंदी से आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 30, 32, 35 क्वेश्चन तक क्या है हिंदी व्याकरण से, 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए कि हिंदी साहित्य से है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके सिलेक्शन में। देखो, हिंदी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मैथ का एक क्वेश्चन आपको नंबर देगा, रीजनिंग का देगा, जीएस के देगा, हिंदी का भी उतना देगा, इसलिए हिंदी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस कड़ी में सबसे पहले जैसे हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में अगर शब्दों की बात किया जाए, जो ये हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द किस भाषा का है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों यह हिंदी शब्द जो है यह फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का यह शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगर बात करें व्याकरण की, तो जो व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण शब्द जो है वह बी प्लस आ प्लस करण यानी कि क्री धातु, तो इसमें ये दोनों क्या है? उपसर्ग है, यानी कि यह उपसर्ग है और यह क्या है? धातु है। ठीक है, क्री धातु है। तो दोस्तों जैसे आप जान रहे हैं कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है और व्याकरण जो है बी और आ उपसर्ग के लगने से करण धातु से बना है। अगर बात किया जाए अर्थ का कि व्याकरण का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों कुछ आप अगर शब्दावली के हिसाब से जाएं, शब्द जो होगा इसका अर्थ है भली भली भांति समझाना। व्याकरण का क्या अर्थ हो जाएगा? भली भांति समझाना। दूसरे शब्दों में अगर जाएं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जो क्या करता है? शब्दों को शुद्धता प्रदान करता है और उनके प्रयोग के नियमों का निरूपण करता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। अगर हम दोस्तों संस्कृत के नियमों में जाएं, संस्कृत में जैसे एक श्लोक कहा गया है, उसी के माध्यम से बताया गया है कि व्याकरण क्या है। उसमें कहा गया है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते यानी विकृतपूर्ण त्रुटिपूर्ण शब्दों में, व्युत्पादन्ते पुनः उत्पादन कर दे, शुद्ध कर दे, ऐसे करने वाले को क्या कहा जाएगा? व्याकरण कहा जाएगा। यानी अगर उस पर हम ध्यान दें कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इत व्याकरणम, यानी उस शब्दावली के अनुसार अगर हिंदी में हम देखें तो कह सकते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता प्रदान कर दे, जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता प्रदान कर दे, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण कहते हैं। जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता प्रदान कर दे उसको व्याकरण कहते हैं। ये है आपके हिंदी और व्याकरण का अर्थ। इसके आगे हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में जो मेन टॉपिक है, सबसे शुरुआत में हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद जो है, जैसे इसमें आप पढ़ेंगे वर्ण विचार को। ठीक है, जो वर्णमाला में आप सबसे पहले यानी कि जो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार को पढ़ेंगे दोस्तों।
वर्ण विचार। अब ये जानना है, इस वर्ण विचार में ये जानना है कि वर्ण विचार होता क्या है। ठीक है, यह जो वर्ण विचार है व्याकरण का देखिए, वर्ण विचार जो है व्याकरण का वह भाग है, व्याकरण का वह भाग है जिसमें व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों के भेद, आकार, वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण एवं उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। क्या कहा जा रहा है कि वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार जो है व्याकरण का वह भाग है जिसमें क्या होता है, वर्णों के रूप बताए जाएंगे, उसमें भेद, आकार, उच्चारण और उनके योग से, उनके मेल से शब्दों का कैसे निर्माण होता है उसका निरूपण होता है, यानी उसकी जानकारी जिसमें प्राप्त करते हैं उसको वर्ण विचार कहते हैं। अब इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण, ध्वनि एवं वर्ण। ध्वनि एवं वर्ण दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं वर्ण उच्चारण की जो वर्ण है, जो ध्वनि है वह वर्ण का मूल आधार है, क्योंकि कोई भी वर्ण हो वह ध्वनि के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई भी वर्ण लीजिए, का ले लीजिए, आ लीजिए, तो उसको हम उच्चारण के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ध्वनि जो है वो वर्ण का मूल आधार है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? यानी उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि लघुत्तम वाक ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। लघुत्तम वाक ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा अब जो है, जैसे हम आगे आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा पूछ लिया जाएगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। इसके अलावा ये शब्द भी पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अगर ये कह दिया जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण है। सिंपल से पूछे भाषा की लघुत्तम या छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछ लेगा तो ध्वनि हो जाएगी। इसी में अगर यह कह दे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? देख लीजिए दोस्तों, अगर पूछता है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो वर्ण है। लेकिन अगर ये कहते हैं भाषा की सार्थक, यानी सार्थक शब्द अगर जुड़ जाता है तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? तब वहां पर हो जाएगा शब्द। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। दूसरी चीज, अभी वर्ण पे ही हम बात कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्ण है
वर्ण वह मूल आधार है, वर्ण वह मूल आधार है जिसका, वर्ण वह मूल आधार है जिसका खंड नहीं हो सकता है, जिसका खंड नहीं हो सकता है, या जिसका नहीं। अब जैसे कह दें, जैसे आप लिख दिए, जैसे जल लिख दिया गया, जल, तो जल को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें लिखेंगे जा में हलंत लग जाएगा तो आ गया बाहर। फिर क्या है, ला है, ला में भी हलंत लग गया तो इधर आ गया आ। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो जा है, आ है, ला है, आ है, यही क्या है, वर्ण का मूल आधार है और इसको खंड नहीं किया जा सकता, इसको अन्य और रूपों में आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जानेंगे दोस्तों कि वर्ण को देख लीजिए, इसके साथ यह भी जानेंगे कि वर्ण को आप जानते हैं कि अक्षर भी कह दिया जाता है, तो फिर वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है यह भी जान लिया जाए, लगे हाथ यह भी जान लिया जाए। यानी कि आप, होता यह है कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, लेकिन जैसे कि कहा गया है अक्षर के लिए कि ना क्षरति इति अक्षरा, यानी जिसका क्षरण नहीं होता, क्या नहीं होता, क्षरण, जिसका क्षरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता अर्थात वह क्या है, अनाशवान है, जो अनाशवान है वह क्या है कि अक्षर है। ठीक है, ऐसा कहा गया है, ना क्षरत इति अक्षरा, जिसका नाश नहीं होता, जिसका अनाशवान है यानी कि खंड नहीं होता, वो क्या, अक्षर है। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर वर्ण अक्षर दोनों एक हैं, वैसे तो दोनों समान अर्थी हैं, लेकिन दोस्तों दोनों में अंतर क्या हो जाता है। अगर हम अंतर की बात करें कि वर्ण एवं अक्षर में अंतर, वर्ण एवं अक्षर में अंतर की अगर बात किया जाए तो जैसे जानते हैं कि अगर हम याद करिए बचपन में, जैसे बचपन में कोई चीज़ होता है, बचपन में शुरुआत में क्या होता है, बच्चों को वर्णमाला रटाई जाती है। वर्णमाला के बाद क्या किया जाता है, उसको कहते हैं कि 2 अक्षरों वाले शब्द बोलो, जैसे जल, कल, नल, भल। फिर कहा जाता है कि 3 अक्षरों वाला बोलो, कमल, टहल या जो भी है। फिर कहा जाता है कि 4 अक्षरों वाला, यानी कि जैसे कटहल हो गया या अन्य खटमल, जो भी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इसी माध्यम से हम जानेंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो बच्चों को यही सिखाया जाता है कि ये क्या है, 2 अक्षरों वाला है, 3 अक्षरों वाला शब्द है, ये 4 अक्षरों वाला शब्द है। यानी कह सकते हैं कि ये जो जल है, इस जल में आपने जैसे भी तोड़ के देखा था कि जा के बाद हलंत आ है, जा में जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से है। कोई भी व्यंजन है, हलंत नहीं लगा है तो उसमें आ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, ला है, और ला में क्या है, आ है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि जल में जो है वो क्या है कि 4 वर्ण हैं। लेकिन अगर अक्षर की बात किया जाए तो यहाँ क्या है, जा है और प्लस ला है, यानी कि क्या है कि 2 अक्षर हैं। यही दोस्तों अंतर है अक्षर और वर्ण में, वर्ण और अक्षर में यही मूल अंतर है। इसके अलावा और चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, यूपीपी में पूछा गया है। वर्णों के समुदाय को ऐसे पूछा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। या ऐसे पूछा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह पूछ लिया जाए तब भी इसका अर्थ हो जाएगा वर्णमाला। क्या हो जाएगा, वर्णमाला। अगर वर्णों के समुदाय को कहा जा रहा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को भी क्या कहा जाएगा कि वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णों के समुदाय को भी वर्णमाला कहा जाएगा।
अब आप कहेंगे कि लेकिन हम तो पढ़े हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को शब्द, तो वहाँ जो शब्द है देखिए यही अंतर आ जाता है। अगर ये पूछ ले कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। और आगे आप जानते ही होंगे शब्दों के समूह को को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यह पूछा जाएगा। हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है। तो आप नोट करके लिख लेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, 52 है। हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या है वो क्या है, 52 है। लेकिन अगर यह पूछ ले कहीं स्पेशल करके कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अगर ये ऐसे करके पूछ ले कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या क्या है, 43 है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप वर्णों की संख्या कुल पूछेगा तो 52 ही लगाना है। जब इनका नाम दे के पूछ ले स्पेशली तब आपको 43 यानी 43 लगाना है। ठीक है। इसके अलावा आप जैसे क्वेश्चन जो पूछा लिया जाएगा, आपको एक सेकंड, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला की जनक, हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है। हिंदी वर्णमाला के जनक आचार्य पाणिनि है। हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है, आचार्य पाणिनि है। हिंदी जो है, वह जो है देवनागरी, हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों इसमें आपने जैसे देखा कि आपने इसमें यह अध्ययन किया कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। व्याकरण का अर्थ होता है कि वह अशुद्ध शब्दों में शुद्धता प्रदान करे, उसका ज्ञान प्रदान करे हमको। वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार में वर्णों के भेद, आकार, इन सबको जाना जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, जैसे भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण जाना। उच्चारण की दृष्टि पूछ लेगा तो ध्वनि हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। शब्दों के समूह को क्या कहा जाएगा, शब्दों के समूह के वाक्य कहा जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, यानी 52 वर्ण हैं। और हिंदी वर्णमाला के जनक जो है आचार्य पाणिनि है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वर्ण के भेद क्या हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें इतना ही।